આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે જિંદાલ સ્ટીલ એન્ડ પાવર लिमिटेडના આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે एमडी वीआर शर्मा। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी बाजार में। और इस बार हम आंकड़ों के ऊपर एक बार नजर करें तो बहुत ही बेहतरीन फिगर्स आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे यही समझना चाहेंगे कि किस तरह का डिमांड सिनारियो आप देख रहे हैं डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर, और एक्सपोर्ट मार्केट को आप किस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम चाइना प्लस वन का और चाइना के प्रोडक्शन कट के जो इम्पैक्ट है वो हमारी कंपनीज को बहुत ही बेहतरीन मिले हैं फायदे उनके। तो वो आप दोनों सिनारियो को कैसे देख रहे हैं? जी, धन्यवाद। सबसे पहले चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आज की डेट में जेएसपीएल जो है वो 40% से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है अपने टोटल प्रोडक्शन का। मुझे उम्मीद है कि ये जो कमिंग क्वार्टर है, जो अभी तिमाही चल रही है और तीसरी तिमाही जो आएगी, इसमें ये 35% से 40% का हमारा एक्सपोर्ट रहेगा। अगर जो भारत की बात करी जाए तो कुल हम 110 मिलियन टन से 115 मिलियन टन प्रोडक्शन करेंगे पूरे देश में, और उसमें से हम लोग 8 से 10 मिलियन टन का पहले हमारा प्लान था एक्सपोर्ट करने का। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम 12 से 15 मिलियन टन के बीच में हम एक्सपोर्ट इस वार्षिक जो फाइनेंशियल ईयर है, जो हमारा 2021-22, हम इसमें करीब 12 से 15 मिलियन का एक्सपोर्ट कर पाए, जो कि एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी है एक्सपोर्ट के माध्यम से। भारत सरकार का भी एक व्यू है कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, और पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक मीटिंग की थी जिसके अंदर उन्होंने टारगेट दिया है सबको कि हाउ कैन वी बिकम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, और उसी को मद्देनजर रखते हुए स्टील इंडस्ट्री भी इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। तो 35 से 40% हमारी जेएसपीएल की सेल हुई है एक्सपोर्ट में, और मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी इसको मेंटेन कर पाएंगे। जहाँ तक डोमेस्टिक डिमांड का सवाल आपने किया, डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी सी कम हुई थी, दो रीजन की वजह से। एक तो जो वेव 2 आई उसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स अपने जो उनकी होम स्टेट है उसके अंदर वापस चले गए, और कुछ हमने देखा है कि बहुत सारी स्टेट्स में फ्लड हुई है जिससे बाढ़ आ गई है, जिससे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डाउन हुई। तो अब मुझे उम्मीद है कि जो भारत सरकार ने कैंपेन लिया है कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी जो नागरिक हैं उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए। उस वैक्सीनेशन के होने से जो लोग काम पर आना चाहते हैं वो तुरंत अपने काम पर आ पाएंगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स, एमएसएमईज और जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जो लेबर की या कर्मचारियों की जो शॉर्टेज है वो नहीं रहेगी, तो उससे स्टील की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये सब हम उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर के महीने से ये सब कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और डिमांड के अंदर दोबारा से एक नई ऊर्जा दिखाई देगी। राइट। सर, एक चीज़ यहाँ पे मेटल सेक्टर की सारी कंपनीज के लिए रही है कि आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो एक शार्प राइज हुई है, लेकिन आपके पास जो इन्वेंटरीज थी उनका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मार्जिन के फ्रंट के ऊपर मिला है। तो अभी आगे जाके हम किस तरह का सिनारियो यहाँ पे देख रहे हैं इनपुट कॉस्ट का, और साथ ही जो कोल कॉस्ट में भी राइजिंग साइड देखने को मिली है, उसके चलते हुए आउटलुक यहाँ पे मार्जिन के फ्रंट के ऊपर हम किस तरह से देख पाएंगे? यहाँ से सवाल अभी दो उठते हैं इसके अंदर कि इंटरनेशनल प्राइसेस आयरन ओर की क्या रहेंगी और कोकिंग कोल की क्या रहेंगी। अभी जो इंटरनेशनल प्राइसेस का रुझान है वो ये है कि कोकिंग कोल स्टेबल है $220 के आसपास, एफओबी ऑस्ट्रेलिया, हम ऑस्ट्रेलिया से इसको बेंचमार्क करते हैं। और जो आयरन और सीएफआर चाइना जो कि $216-220 के आसपास थी, वो अब रिड्यूस होके घट के $160-161 पे आ गई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये 130 और 140 के बीच में, ये मेरा अनुमान है, 130 और $140 पर टन के बीच में इसको आयरन ओर को कहीं ना कहीं सेटल होना चाहिए। इसी प्रकार से जो कोकिंग कोल है अभी $220 के ऊपर स्थिर है, तो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में $180 के आसपास कोकिंग कोल को आ जाना चाहिए। जैसे ये दोनों फिगर $180 और $140 पे आ जाती हैं, कोकिंग कोल और आयरन ओर की, तो जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको एक अच्छा प्राइस बेनिफिट हम दे पाएंगे। जैसे ही एक प्राइस का बेनिफिट कस्टमर को देते हैं तो डिमांड भी बढ़ जाती है। तो मुझे आने वाले समय के लिए उम्मीद ये लग रही है कि जो 15 से 20 दिन का समय होता है जिसके अंदर प्राइसेस मूवमेंट सेटलमेंट होती है, या मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम होता है, उसको छोड़ के बाकी जो जेएसपीएल का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 20,000 एबिटा लेवल, ₹20,000 पर टन से ज्यादा ही रहेगा। जहाँ तक सवाल है माइंस का,
जो शारदा माइंस में हमारा स्टॉक था वो एग्जॉस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। हमने अप्रैल के महीने में सारा का सारा स्टॉक कंज्यूम कर लिया है। अब जो आगे आने वाली जो समय है, उसके अंदर हमारे को उड़ीसा सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छे कमिटमेंट दिया है। उड़ीसा सरकार ने तो बहुत अच्छी पॉलिसी जो कि पहले से ही थी उनके पास, 2014 से पॉलिसी थी, प्री एम्प्शन पॉलिसी। उसको दोबारा से रिविजिट किया है कि जितने भी स्टील प्लांट्स उड़ीसा स्टेट में लगे हुए हैं, उन स्टील प्लांट्स को किस प्रकार से एक उचित दर पे आयरन ओर मुहैया कराई जाए। तो मुझे उम्मीद है कि वो आयरन ओर प्रदान करने में सक्षम रहेंगे। ओएमसी और मर्चेंट माइनर्स को सही गाइडलाइंस उड़ीसा सरकार देगी, ताकि पहला जो प्रेफरेंस है वो उड़ीसा के अंदर जो स्टील प्लांट्स लगे हुए हैं उनको दिया जाए। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा कैंपेन लिया है, जिसमें उन्होंने बोला है एनएमडीसी को कि जो छत्तीसगढ़ की इकाइयां हैं जहाँ स्टील बनता है, उनको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाए और उनको एक डिस्काउंट दिया जाए। तो छत्तीसगढ़ सरकार और एनएमडीसी के बीच में वार्तालाप चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो भी छत्तीसगढ़ की जो स्टील मिल्स हैं उनको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। फॉर्चुनेटली हमारे पास दोनों ही बड़े प्लांट हैं, एक छत्तीसगढ़ में है और एक अंगुल में है। तो इसका जो टोटल बेनिफिट है वो हम अवेल कर पाएंगे, और सरकार की अच्छी नीतियों का जो एक जो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली नीतियां सरकार लेके आ रही है, छत्तीसगढ़ सरकार भी लेके आ रही है और उड़ीसा सरकार ऑलरेडी लेके आ चुकी है, उसका जो लाभ है वो जेएसपीएल जैसी कंपनी को अवश्य मिलेगा। ओके। सर, एक आखिरी समझना चाहेंगे आपसे कि जो आपके डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम था वहाँ पे क्या अपडेट है और इसके चलते हुए डेट कितना रिड्यूस होगा? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड वन की डील है, वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से हो रही है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो ये है कि जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी, हमारे फाइनेंशियल लेंडर्स, बैंकर्स, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना, लैंड को ट्रांसफ़र करना या रिसोर्सेज़ को करना, वो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो अभी ये हम इनके ऊपर काम करेंगे। जैसे ही हमारे पास ये सभी परमिशंस भारत सरकार की तरफ से, सेबी की तरफ से और हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी परमिशंस हमको मिल जाएंगी, तब ये डील मैच्योर हो पाएगी। और इस डील को मैच्योर होने में मुझे उम्मीद है, जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं और जो कंसल्टेंट्स हैं, उनके माध्यम से जो हमको न्यूज़ मिली है कि इसमें करीब 4 से 5 महीने का समय लग सकता है। तो इसी फाइनेंशियल ईयर में ये डील कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है, और इसकी जो प्रोसीड्स आएंगी उसको हम प्री पेमेंट अपने बैंकर्स को करेंगे, ताकि हमारा डेट का बर्डन कम से कम हो जाए और हमारा जो डेट सर्विस कॉस्ट है, यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट है ओवरऑल, वो काफ़ी कम हो जाए। यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर हम आगे अग्रसर हैं।